Hello students, welcome to Mansi Law classes. So today we are going to start a new subject which is Indian Contract Act जिसका year है 1872. So in this lecture basically we are going to see the overview of the Indian Contract Act. तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले एक्ट को लिखते ही सबसे पहले जो चीज हमें देखनी है वो है डेट्स. डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन रहते हैं, कई बार भूल जाते हैं, तो डायरेक्टली आप नोट्स बनाते चलेंगे क्लासेस के साथ. ठीक, तो ये आज हमारी क्लास नंबर 1 है जिसके अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू लेंगे, पूरे एक्ट का देखेंगे हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे. ठीक है, तो नोट्स बनाते चलिए एज इट इज. जो चीजें मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ एज इट इज आपकी नोटबुक्स में होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले आ जाती है इनैक्टमेंट डेट. उसके बाद आ जाती है इन्फोर्समेंट डेट. इनैक्टमेंट डेट की हम बात करें तो है 25 अप्रैल 1872. और वहीं हम इन्फोर्समेंट डेट की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास एक और एक्ट है जिसकी इन्फोर्समेंट डेट इससे बिल्कुल सिमिलर है. तो क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं इन्फोर्समेंट डेट क्या है? सबसे पहले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और वो कौन सा एक्ट है जिससे सिमिलर डेट है इन्फोर्समेंट की? कैन यू आंसर? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप. बताइए. नेहा बताइए इन्फोर्समेंट डेट. अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं. जी मैम. 1 September 1872 and another act is. हाँ, और कौन सा एक्ट है जिसकी इन्फोर्समेंट डेट 1 सितंबर 1872 है? मैम इंडियन एविडेंस एक्ट. यस, यू आर राइट. ठीक, तो ये डेट इनैक्टमेंट डेट तो चलो कोई बात नहीं, पर इन्फोर्समेंट डेट जो है ये तो आपको पता ही होनी चाहिए. ठीक है, और इस बात को भी लिख लो. कई बार होता है पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, तो कुछ भी बनाकर. ठीक है, चलिए. उसके बाद अगर हम देखें कि हमें क्या कौन कौन से सेक्शंस हैं और कितने सेक्शंस जो हैं हमें कवर करने हैं इस एक्ट के अंदर, तो सबसे पहले एक जो पोर्शन होता है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो है सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 जो कि जनरल है. ठीक है, क्यों जनरल है? क्योंकि स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. इसको मैं बिल्कुल आपको ABCD से पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल क्लास 1 है. बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना कितना मुश्किल है, इतना बड़ा है, इतने जो है डीप क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर से. आप इन लेक्चर सीरीज को फॉलो करोगे ना तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें. बस नोट्स बनाते जाना साथ साथ और समझते जाना. और जहां पे भी कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे. और अदरवाइज जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पेड क्लासेस लेते हैं, स्टूडेंट्स यू कैन हियर मी. आप लोगों का तो लाइव लेक्चर ही चल रहा है, तो आप मुझसे बीच में अनम्यूट करके पूछ सकते हो. ओके, जो भी आपको डाउट होता है. तो जनरल में पढ़ेंगे हम सेक्शन 1 to 75. यहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है हमारे बनते हैं. उसके बाद जो हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे बेलमेंट, इंडेमनिटी एंड गारंटी, एजेंसी. तो आप मुझे बता सकते हैं इंडेमनी और इंडेमनिटी एंड गारंटी हम कौन से सेक्शन से लेकर कौन से सेक्शन तक पढ़ते हैं? जल्दी बताइए. आई एम वेटिंग. अनम्यूट कीजिए अमन और बताइए. मैम इट रेंजेस फ्रॉम सेक्शन 1 to 4 to 147. थोड़े क्विक आंसर कीजिए.
और बेलमेंट बताइए, कौन बताइए बेलमेंट? मैम सेक्शन 148 to 181. एंड व्हाट अबाउट एजेंसी? मैम सेक्शन 182 to 238. ठीक, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो कि पहले तो थे, ये तो जनरल पार्ट हो गए, कुछ स्पेसिफिक थे जो कि अब क्या हो गए हैं, अब रिपील हो गए हैं। वो कौन से थे आपके? पार्टनरशिप से रिलेटेड, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, सोगा जो आपका बन चुका है। तो सेक्शन 76 से 123 आपके रिपील हो गए हैं, और वही पार्टनरशिप से रिलेटेड जो थे 239 से 266 भी आपके रिपील हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक अलग एक्ट बन चुका है, ये एक अलग एक्ट बन चुका है, पर पहले क्या थे, ये प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही इंक्लूडेड हुआ करते थे, जो कि अब रिपील हो गए और अलग से एक्ट बन गया, ठीक है। तो अब अलग से एक्ट बन गया, उसका क्या मतलब हुआ? तो क्या अब ये पार्टनरशिप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। चलिए, आई होप ये सब कुछ तो लिख लिया होगा आपने। सो कैन आई इरेज इट? इरेज कर दूं नेहा? Yes, ma'am. व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग? अपने आप आंसर करो स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी। चलिए चलिए, अब मेरे को ये बताइए आप कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? क्या पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है? कहाँ एप्लीकेबल है, जल्दी बताइए। बताइए अमन। Yes, ma'am. क्या कर रहे हो आप? व्हाई डू आई हैव टू वेट अगेन एंड अगेन? Sorry, रिप्लाई ma'am. दीजिए जल्दी। जी, ma'am, it applies to whole of India, including the state of Jammu and Kashmir. ठीक है, होल ऑफ, तो क्या ये स्टार्टिंग से जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल होता था? No, ma'am. ठीक है, कब से होने लग गया, कौन से ईयर से? Ma'am, after the amendment of Article 370 under the Indian Constitution ठीक है, in the year, हाँ जी, ये लाइन भी आप लिख लेना, ठीक है। आर्टिकल 370, राइट। उसके बाद आ जाता है प्रियम्बल। प्रियम्बल से भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो किसी ने ध्यान दिया है प्रियम्बल पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, लैंग्वेज दे रखी होगी अलग अलग वर्ड्स। तो प्रियम्बल में कौन से दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, बताइए। ma'am, to define and amend. ठीक है, रीड कीजिए प्रियम्बल जरा। Preamble, whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to contracts, it is hereby enacted as follows. ठीक है, तो दो वर्ड्स ये आपने याद रखने हैं, डिफाइन, अमेंड। नोट्स बनाते चल रहे हो अपने साथ में? Yes, ma'am. डेट्स लिखी हमने, प्रोविजंस को जो है डाइसेक्ट किया, उसके बाद हमने एप्लीकेबिलिटी देखी, उसके बाद हमने प्रियम्बल देखा, ठीक है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट है क्या इन जनरल, अगर मैं आपको बताऊं, अभी हम बेयर एक्ट पे नहीं कूद रहे हैं। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? एक एग्रीमेंट,
अगर आप बेयर एक्ट में देखो, लॉ को रेफर करो, तो लिखा गया एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल है बाय लॉ, है ना। पर अभी आप ये चीज हो सकता है ना समझे, ठीक है, क्योंकि हम अभी टच नहीं कर रहे हैं प्रोविजंस को या बेयर एक्ट्स को। ये ऊपर से एक ओवरव्यू है, फर्स्ट क्लास है ये, क्योंकि तो अगर आप देखो, जो आप डेली डे टू डे लाइफ में कर रहे हो, वो सब भी एक एग्रीमेंट ही होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। तो जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं, तो क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं उन एग्रीमेंट्स का? कुछ चीज खरीदते हैं, शॉप पे जाते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं, तो क्या वो एक एग्रीमेंट है? Yes, ma'am. एग्जाम्पल दीजिए कुछ ऐसी चीजों का डे टू डे लाइफ में जो आप करते हो, जो एक एग्रीमेंट होते हैं। Ma'am, sale and purchase of edible items, हाँ, land agreements sometimes. ठीक है, समटाइम्स। देखिए, जो भी आप डे टू डे लाइफ में करते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, हो सकता है आपने मिल्क जो आपके डेली घर पे देने आते हैं, तो ये सब एक तरीके के एग्रीमेंट्स ही तो है ना। लेकिन क्या क्राइम के बारे में दो लोगों ने एग्री किया है एक दूसरे के साथ, तो क्या वो एक एग्रीमेंट होता है? क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा? No, ma'am. नो। अगर क्राइम को करने के लिए करते हैं तो दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आप लाइन लिख लीजिए अपने नोट्स में। तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसके नीचे आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, एवरीथिंग वी डू इन आवर डे टू डे लाइफ, और एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, क्राइम, ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या है? जो भी चीज हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। अब अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और अगर क्राइम के लिए कुछ एग्रीमेंट किया गया है, दैट कैन नेवर बी अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये एसेंशियल, जो आप आगे देखेंगे हम, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। जो भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? और क्या चीजें बता सकते हैं हम इसके बारे में, बताइए। क्या सिर्फ एक पार्टी खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? शीशे के सामने खड़े हो जाए वो और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? देखिए स्टूडेंट्स, क्विकली इंटरैक्ट कीजिए, मैं बार बार वेट नहीं करूंगी आप लोगों के रिप्लाई का। आंसर कीजिए, और क्या क्या Ma'am, चीजें? there must be at least two parties. ठीक है, देखिए बुक को खोल के मत रेफर कीजिए, सोचिए क्या हो सकता है, कुछ भी गलत होगा कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आंसर, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए और Ma'am, क्या जरूरी है? competency of the parties. ठीक है, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, और Lawful consideration. ठीक है, Lawful object. ठीक है, And it must not be forbidden by law. ठीक है,
लॉफुल ऑब्जेक्ट के अंदर ही आ गया फिर वो तो। Ma'am, which is declared by law to be void if In, it is contracted. intention to create legal relation, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। कंसेंट की भी बात आएगी, है ना। Yes, ma'am. देखिए दो पार्टीज होंगी, ये तो सिंपल सी बात, ठीक है। दो पार्टीज होनी चाहिए, एक पार्टी नहीं कर सकता। अब देखिए कोई एक पर्सन है तो क्या वो किसी डॉग से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि भाई अब तो दो पार्टीज हो गई? नो, ठीक है। दो ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उसके बाद वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट होने चाहिए का क्या मतलब है? Ma'am, major as well as sound mind. क्या आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? No, ma'am. माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अगर कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? Ma'am, void ab initio. वॉइड ab initio, ठीक है। वॉइड ab initio का मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू शुरू से ही 0 होगी। आप कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो माइनर है, तो माइनर की कंसेंट क्या कंसेंट होगी? नहीं होगी ना, बिकॉज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, ठीक। पर एक बात बताइए, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है? पार्टनरशिप क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है? Yes, ma'am. ठीक है, वो भी एक It's an कॉन्ट्रैक्ट। agreement. पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही तो हुआ करता था। अभी तो मैंने आपको बताया, ध्यान से नहीं सुन रहे हो आप। पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर हो सकता है? बताइए, यस और नो। Ma'am, minor as such, he is not a partner, but beneficial interest, ma'am, उसको मिलता रहेगा during minority, and after attaining the age of majority, he will decide that he will be, he wants to continue with the partnership form or not. हियर माय क्वेश्चन इज, आपने ठीक बोला, बट यहाँ पे जो जितना क्वेश्चन पर उतना यू कैन आंसर। माइनर हो सकता है पार्टनर, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इसको देख रहे हो वो बिगिनर हो, तो माइनर पार्टनर हो सकता है। बताइए No. जल्दी। नहीं हो सकता? आपने कहा नो, ठीक है। जी. बट अभी तो आपने कहा था, क्या कहा था आपने? दोबारा रिपीट कीजिए और सोचिए। मैम, बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए। हाँ, तो पार्टनर ही नहीं है तो उसे बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा? उसके लिए तो उसे पार्टनर होना पड़ेगा ना। यानी कि माइनर पार्टनर बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर द बेनिफिट्स। अगर कोई लॉस होता है तो उसके लिए माइनर का कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो पार्टनर है। वो पार्टनर है तो सिर्फ बेनिफिट के लिए, एंड ही कैन बी अ पार्टनर जस्ट फॉर द बेनिफिट्स, ठीक है। अगर कोई लॉसेस होते हैं देन ही इज नॉट लायबल। तो पार्टनरशिप भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे तो कह रखा है कि माइनर कर सकता है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कैन बी अ पार्टनर, ठीक। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ जनरल मैंने डाइसेक्ट किया था चीजों को, कि कुछ चीजें जनरल हैं जैसे कि ये, फिर कुछ चीजें आ जाती है स्पेसिफिक।
जिसमें कि मैंने आपको पार्टनरशिप एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जिक्र किया था। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है, पार्टनरशिप के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बात करता है। ठीक है, और ये बातें जनरल है जो अभी हम एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखिए। अभी तक कोई भी डाउट? नो मैम। यानी कि माइनर के साथ अगर हम जनरली देखें तो माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट। अगर किया जाएगा तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा, शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो का मतलब शुरू से ही जीरो वैल्यू। ठीक, अब इसके ऊपर कोई लैंडमार्क केस भी है क्या माइनर से रिलेटेड? यस मैम। कौन सा? मैम मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास। ठीक है, मोइरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ठीक है, अभी ये जस्ट ओवरव्यू है, चिंता मत करो, बिल्कुल हम डिटेल में इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे लिखेंगे। ठीक है, बट ओवरव्यू के नोट्स भी बना रहे हो तो लिख लो माइनर के सामने मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ठीक, क्या है इस केस के अंदर क्या नहीं है, जब हम माइनर वाला टॉपिक पढ़ेंगे जब डिटेल में इसको देखेंगे। अभी सब कुछ बता दूंगी तो अभी से सोच लोगे ओ माय गॉड इतना मुश्किल है। ठीक है, और आप माइनर के साथ नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, और किसके साथ नहीं कर सकते? मैम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। और एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? नो मैम। कन्विक्ट्स के साथ? दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। ठीक है, उसके बाद आता है लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इस चीजों के लिए कर रहे हो, गांजा चरस के लिए आप कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये तो होना ही चाहिए, दैट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की दो पार्टीज है, ए और बी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑफर दिया, ठीक है, कि क्या आप मेरे से ट्यूशन लोगे? ठीक है, कुछ फीस मैंने आपको बताई, आपने एक्सेप्ट कर लिया मेरा ऑफर, तो मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। और आपकी कंसेंट क्या थी? आपने जो कंसेंट दी वो फ्री थी। अगर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आती है, कुछ मिस्टेक होती है, क्वेश्चन होता है, फ्रॉड होता है, तो उसके भी इफेक्ट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जिसको पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 13 से। ठीक, अभी तक कितना समझ आया ऊपर ऊपर से कि जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो पहली बात तो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। एक आदमी खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। वो पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। एक पार्टी ने ऑफर दिया, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, एक लॉफुल कंसीडरेशन होगा, तब जाके वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। समझ आई? अब देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, कि आपने मुझे फीस दी, मैं आपको कोचिंग्स देने वाली थी, ट्यूशंस देने वाली थी। ठीक है, बट क्या हुआ, मैंने ब्रीच कर दिया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया। अब क्या होगा? अब क्या रेमेडीज बचेंगे आपके पास? बताइए।
अगर किसी भी दो पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए और बी, दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसको इसको गाड़ी देनी थी, ये बदले में इसको पैसे देगा, ठीक है। अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच हो गया, एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया जिस हिसाब से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है किया था, तो वो दूसरी पार्टी को कंपनसेशन दे देगा, है ना। और अगर कंपनसेशन नहीं दिया तो क्या होगा, अगर वो कह रहे हैं मेरे को पैसे चाहिए ही नहीं, मेरे को तो इन्फोर्समेंट ही चाहिए, मेरे को तो इसकी गाड़ी ही चाहिए, इन्फोर्स ही कराओ आप कॉन्ट्रैक्ट। प्रोविजंस बताइए, उसे कंपनसेशन चाहिए तो कौन से एक्ट के अंदर से लेगा, कौन से सेक्शंस के अंदर देगा, और अगर उसे इन्फोर्समेंट ही कराना है कॉन्ट्रैक्ट का तो कौन से सेक्शंस के अंदर, कौन से एक्ट के अंदर जाएगा, बताइए। जल्दी आंसर कीजिए। मैम फॉर कंपनसेशन 73 सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है। एंड मैम स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट के लिए SRA में। ठीक है। सेक्शन 9 कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच कर दिया है तो या तो आप कंपनसेशन ले लो, ठीक है, कि सामने वाले ने आपको गाड़ी नहीं दी या जो भी है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सामने वाला नहीं परफॉर्म कर रहा है तो आप कंपनसेशन ले लो और ठीक है। अगर आप नहीं लेना चाहते कंपनसेशन, आप चाहते हो इन्फोर्समेंट ही हो उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है वो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर करने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई भी डाउट? अब चलिए, मैंने आपसे क्या कहा था, आपको कॉन्ट्रैक्ट समझते हुए सिर्फ एक लाइन याद रखना है। तो बताइए, क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स हैं या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बताइए। मैम ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, तो सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो एग्रीमेंट है ही। क्यों? क्योंकि पहले एग्रीमेंट होगा विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो है ही, लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट जरूरी तो नहीं है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट बने, है ना। इसीलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हम डॉग्स का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वैसे ही आप समझो, जितने भी मैंगो है सारे फ्रूट्स हैं, पर क्या सारे फ्रूट्स मैंगो हैं? नहीं ना। जितने भी मैंगो हैं वो सारे क्या है? फ्रूट्स। पर जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे मैंगो हैं क्या? नहीं। या फिर डॉग्स का भी एग्जांपल ले सकते हो। जो डॉग्स हैं सारे के सारे डॉग्स क्या लैब्रा हैं? नहीं। बट जो लैब्रा है सारे के सारे वो डॉग्स तो है ना। तो इसी तरीके से सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट है, पर सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो एग्रीमेंट है वो क्या है? जीनस है।
और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, स्पीशीज है। ठीक है, इतना इतना क्लियर, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट स्टूडेंट्स, बताइए यस और नो। नो मैम। चलिए, अब मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पर कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। ठीक है, क्या होते हैं वो? सोशल मैटर से रिलेटेड। क्या, जैसे आपका आपके फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान बना कि आज तो हम यहाँ वाटर पार्क जाएंगे, ठीक है, पर आपकी फ्रेंड आपका वेट करती रह गई और आप वहां नहीं गए, तो क्या वो आपको कोर्ट स्यू करके ले जाएगी कि इसने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है? व्हाई ले जाएगी, पहले बताइए। नो मैम। क्यों, क्यों नहीं ले जा सकती? मैम बिकॉज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज एब्सेंट यस, ठीक। ओवर हियर। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था ना, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी होना चाहिए, वो तो है ही नहीं ना इस सोशल मैटर के एग्रीमेंट में, है ना। लेकिन ये तो था वाटर पार्क जाने, ठीक है। पर अगर कोई कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपने किसी सेलिब्रिटी के साथ एग्रीमेंट किया है कि आपको ना मेरे घर आना है, उसके लिए आपने उसको 5 लाख रुपए दे दिए, पर फिर वो उस डेट को, उस टाइम को, जिस टाइम पे आपने घर बुलाया नहीं आए, तो तब क्या आप उनको स्यू कर सकते हो? इज दैट अ कॉन्ट्रैक्ट? बताइए। बिल्कुल कर सकते हो, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वहां इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था, ठीक है। आपने उनको आने के लिए, आपकी उनके साथ डील हुई थी, एग्रीमेंट हुआ, आपने उनको 5 लाख रुपए भी दिए उस इवेंट पे आने के, पर वो उस इवेंट पे नहीं आए, ब्रीच कर दिया, ठीक है। अब इस केस में क्या इन्फोर्समेंट कराई जा सकती है? स्पेसिफिक, कंपनसेशन क्लेम। हाँ, इन्फोर्समेंट क्यों नहीं कराई जा सकती, बताइए। मैम इन्फोर्समेंट का कोई फायदा भी नहीं है, इवेंट हैज गॉन नाउ। नहीं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आप तो पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा ओवरव्यू में आपको दे चुकी हूँ, तो सोचिए स्पेसिफिक, क्या पर्सनल क्वालिफिकेशन से डील नहीं कर रही ये चीज? कुछ एक्सेप्शंस भी है ना। पर्सनल अपीयरेंस उन्हें अपनी देनी है, क्या उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है? नहीं कराया जा सकता, ठीक है। वो तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात है, खैर, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, ठीक है, क्योंकि पर्सनल अपीयरेंस की बात आ रही है यहाँ पे, तो इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, ठीक। चलिए, और उसके बाद आ जाता है डोमेस्टिक अरेंजमेंट से रिलेटेड। डोमेस्टिक अरेंजमेंट से रिलेटेड भी दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। डोमेस्टिक अरेंजमेंट क्या, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कोई एग्रीमेंट हुआ, कोई प्रॉमिस हुआ, ठीक है, हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें नेकलेस दिला दूंगा, चलो, तो नहीं दिलाया, क्या वाइफ कोर्ट में स्यू कर देगी हस्बैंड को? बताइए, क्या वाइफ बोलेगी हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो आई कैन स्यू हिम? नो, बिकॉज ऐसे तो फ्लड आ जाएगा कोर्ट, है ना। तो डोमेस्टिक अरेंजमेंट से रिलेटेड भी दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट,